अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज हम लोग करने वाले हैं 5 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और ये आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? इसका आंसर क्या बन जाएगा? देखो, इसका आंसर बन जाएगा 21 तोपों की सलामी जो है इनको दी गई है। किनको दी गई है? इनके बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा है कि ये आए थे 2 दिवसीय के राजकीय यात्रा पर भारत में आए थे। ठीक है, तो 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारत की यात्रा पर रहे थे ये। इनको 21 तोपों की सलामी दी गई है इसी दौरान। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी देकर उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। क्या होता है ये गन सैल्यूट? 21 तोपों की जो सलामी होती है, गन सैल्यूट जो होता है ना, 21 गन सैल्यूट, ये क्या होता है? तोपें दागकर सलामी देना सेना में किसी के लिए सम्मान प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो तोपें दागकर क्या किया जाता है? सलामी दिया जाता है। सेना में इसको सम्मान के लिए यूज किया जाता है। आपने भी देखा होगा मूवीज वगैरह में, जब कोई फौजी की मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, तो उनको तोपें दागकर सलामी दी जाती है। तोपों की सलामी अलग अलग मौकों में अलग अलग तरीके से दी जाती है। स्वागत के लिए दी जाती है, खुशी के लिए दी जाती है, या फिर अंतिम विदाई पर दिया जाता है। किसको कितने तोपों की सलामी देना है, इसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्रोटोकॉल बना हुआ है। 21 गन सैल्यूट सबसे ज्यादा उच्च सम्मान है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और सर्वोच्च सैन्य सम्मान है 21 गन सैल्यूट। किसको दी जाती है 21 तोपों की सलामी? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, कुछ विशेष राज्य अवसरों पर दी जाती है, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दी जाती है, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के टाइम पर ये दिया जाता है। और भी बहुत सारी सलामी होती है ऐसे, जैसे कि 21 तोपों की सलामी हो गई, 19, फिर 17, फिर से 15, 13, 11, तो सबके बारे में थोड़ा जानेंगे। 19 तोपों की सलामी जो है ना, ये किसको दी जाती है? उपराष्ट्रपति को दी जाती है। और कोई कोई ऐसा सिचुएशन होता है, कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें राज्यपाल को भी दी जाती है। विदेशी उपराष्ट्रपति या फिर समकक्ष जो होते हैं उनको दी जाती है। 17 तोपों की सलामी किसको दी जाती है? राज्यपाल को दी जाती है, मानक प्रोटोकॉल के दौरान दी जाती है। मुख्यमंत्री को दी जाती है, कुछ विशेष औपचारिक कार्यक्रम पर ही दी जाती है। 15, 13 और 11 गन सैल्यूट जो है ना, ये केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को दी जाती है, विदेश मंत्री को दी जाती है, उच्च सैन्य पदाधिकारी जैसे कि जनरल हो गए उनको दी जाती है, महत्वपूर्ण दूतावास स्तर के जो मेहमान होते हैं उनको दी जाती है। तोपों की सलामी का चलन जो है ना, ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम से चली आ रही है। पहले तो 101 तोपों की सलामी दी जाती थी, इसके बाद जो है ना, इसको कंटिन्यू ही रखा गया है अभी तक, लेकिन बस वही है कि संख्या जो है वो घटा दी गई है। पहले सबसे हाईएस्ट जो है वो 101 तोपों की सलामी होती थी, अभी जो है सबसे हाईएस्ट 21 तोपों की सलामी की हो गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन और भारत सहित बहुत सारे ऐसे देश के राष्ट्रीय दिवस पर 21 तोपों की सलामी की परंपरा है। 21 तोपों की सलामी जो है वो दी जाती है। अब देखेंगे, लाइन से लगा रहता है और फिर उससे दागे जाती हैं तोप, है ना, या फिर गन चलाई जाती है। भारत में गन सैल्यूट की परंपरा ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम से ही चली आ रही है। तो 101 तोपों की सलामी दी जाती थी। इसके बाद 31 तोपों की सलामी जो है शाही परिवार के लिए थी। भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल को भी 31 तोपों की सलामी ही दी जाती थी। उस वक्त 21 तोपों की सलामी जो है ना, राष्ट्राध्यक्षों को दी जाती थी, बट अभी सबसे ये हाईएस्ट है। तब भी 19 और 17 तोपों की सलामी का चलन उस टाइम पर भी था। आजादी के बाद भारत ने ये परंपरा जो है वो कंटिन्यू रखा है, लेकिन तोपों की संख्या जो है वो कम कर दी है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2025 में रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है? इसको कर दिया है 25। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। आरबीआई की एमपीसी बैठक जो है ना, ये हुई थी 5 दिसंबर 2025 को। बैठक के बाद आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.50% से 5.25% कर दिया। तो कितना कर दिया अभी? 5.25%। कितना था बेसिस पॉइंट? 5.50%। ठीक है, तो इसको कर दिया गया है 5.25%। 25 बेसिस पॉइंट घटाया गया है।
ये ऐलान जो है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, ये भी याद रखना है। साल 2025 में रेपो रेट में कुल मिलाकर 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 125 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1.25% की कटौती जो है वो हो चुकी है। बेसिस पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, समझेंगे इसको भी आगे क्या होता है बेसिस पॉइंट। पहले इसको पूरा कर ले। रेपो रेट में ये कमी जो है ना, कमजोर रुपए और मजबूत विकास दर और घटती मुद्रास्फीति के बीच महंगाई, मुद्रास्फीति का होता है इन्फ्लेशन और या फिर महंगाई कह लो, के बीच संतुलन बनाते हुए किया गया है। ठीक है, इसको बैंकों के लिए जो ऋण होते हैं ना, लोन्स वगैरह होते हैं, खास करके होम लोन्स होते हैं, व्यक्तिगत छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन होते हैं, और जमाओं पर ब्याज दरें कम करने का रास्ता जो है क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। समिति ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। कितना कर दिया है? 7.3% कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा समझेंगे ये बेसिस पॉइंट क्या होता है। देखो, बेसिस पॉइंट का मतलब होता है आधार बिंदु। क्या होता है? आधार बिंदु। जो परसेंट में होने वाले बहुत छोटे बदलाव, जैसे कि 0.01% या फिर 1/100 हिस्सा, ऐसे करके इसको मापने की एक इकाई होती है, जिसका यूज जो है ना मुख्य रूप से ब्याज दरों पर, बॉन्ड यील्ड और अन्य वित्तीय संकेतकों में किया जाता है, ताकि जो एकदम बारीक चेंजेस होते हैं ना उनको एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके। जैसे कि मान लो 25 बीपीएस का क्या मतलब हो गया? 25 बीपीएस अगर बोला गया है ना, 25 बीपीएस बोला गया है, तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा 0.25%। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। देखो, जैसे कि एक बेसिस पॉइंट जो है 0.01% या फिर 0.0001 होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? तो ब्याज दरें, जैसे कि रेपो रेट हो गया, बॉन्ड यील्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक की कीमतों में छोटे बदलाव को बताने के लिए यूज किया जाता है। अगर इसका एग्जांपल मैं तुम लोगों को दूं ना, तो इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि मान लो अगर किसी बैंक की एफडी दर जो है ना वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ती है। कितना बढ़ता है? 50 बेसिस पॉइंट। एक मिनट, चलो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोग समझो। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ती है किसी बैंक की एफडी दर, तो इसका मतलब होता है कि दर में क्या हुआ? 0.550%, 0.50%। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझो कि 50 इंटू 0.01% की वृद्धि जो है वो हुई है। ठीक है, इसमें सही से लिख नहीं पा रही हूँ, नहीं लिखा रहा है, मैं समझा रही हूँ, आप एक दो बार सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चीजें बहुत सिंपल है, तो लेकिन इसको सुनना है एक दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिस पॉइंट। फिर से बता रही हूँ, अगर मान लो किसी बैंक की एफडी दर जो है 50 बेसिस पॉइंट बढ़ती है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि दर में 0.50% की वृद्धि हुई है, यानी 50 इंटू 0.01%। ठीक है, पिछली बार कब घटाया गया था रेपो रेट? पिछली बार है ना जून 2025 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 50 बेसिस पॉइंट घटाकर रेपो रेट क्या होता है ये भी समझेंगे। रेपो रेट को 6% से 5.50% कर दिया था। ठीक है, अप्रैल 2025 में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, जब रेपो रेट दर 6.25% से घटकर 6% कर दिया। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट समझेंगे बहुत आसान भाषा में। अगर मान लो हम लोग किसी से ब्याज लेते हैं, तो ब्याज नहीं, हम लोग अगर किसी से पैसे लेते हैं उधार, तो हम लोग को क्या भरना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है ना। तो बैंक हमें कर्ज देता है, लोन देता है, उस लोन पे हम लोग क्या भरते हैं? इंटरेस्ट भरते हैं ना। आप लोन किसी ना किसी रूप में हर कोई लेता है, ईएमआई के रूप में भी भरता है कोई। कोई सामान लेने गए हम लोग कुछ भी, तो क्या करते हैं? उसमें ईएमआई करवा लेते हैं ना, कुछ पैसे देकर सामान खरीद लिया, उसको घर पे ले आया। या फिर अगर हम लोग फ्लैट वगैरह खरीदते हैं तो क्या करते हैं? फ्लैट खरीदते हैं तो उस पर भी बैंक से लेते हैं ना, पैसे ले लेते हैं और उसको ईएमआई के रूप में भरते हैं ना, 12 महीने का, 6 महीने का, 4 साल का, जिसका जैसा क्षमता होता है वो उस हिसाब से अपना क्या करते हैं? ईएमआई ले लेते हैं। तो ये होता है ना, उस पर क्या होता है? हम लोग को ब्याज देना पड़ता है। ठीक वैसे ही
जब हम लोगों को जरूरत पड़ सकता है तो बैंकों को भी तो जरूरत पड़ता होगा ना, तो बैंकों को भी अपने डेली के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ जाती है। और ये जो है ना किससे लेंगे? बैंक तो खुद हम लोग को देते हैं, तो बैंक किससे लेंगे? बैंक लेते हैं आरबीआई से। किससे लेते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। इस लोन पर रिजर्व बैंक जो है ना, जिस दर से उनको ब्याज वसूल करता है, जैसे कि इनके भी तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे ना, कि इतना पैसा आपको देंगे तो इतना परसेंट उसका ब्याज हम लेंगे, तो उसी को कहते हैं रेपो रेट। यानी कि लोन में जो हम लोग ईएमआई भरते हैं ना, सेम वैसे ही बैंक भी क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है और उसको ईएमआई या फिर ब्याज देता है, तो उसको जो परसेंट ये लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑब्वियस प्रभाव पड़ेगा ना। अगर मान लो मैं किसी से 10,000 रुपए लेती हूँ और उसका ब्याज में जो भी देती हूँ 5% अगर दे रही हूँ, 4% दे रही हूँ, तो मैं अगर किसी और को वो पैसे दूंगी तो मैं उससे थोड़ा ज्यादा परसेंटेज से पैसे लूंगी ना, ताकि मुझे थोड़ा सा फायदा हो, तो फिर मैं उसके भी पैसे लौटा दूं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रभाव पड़ेगा। अभी पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है ना, महंगाई जब बढ़ जाती है ना, तो आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा? अगर मान लो ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए तो लोग क्या करेंगे? कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो क्या होगा? मनी फ्लो कम होगा। मनी जो है फ्लो उसका उसकी कमी आएगी, है ना, तो उससे क्या होगा? महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। जब बैंक को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा, यानी कि रेपो रेट कम होगा, तो वो भी अपने ग्राहकों को क्या करेगी? सस्ता कर्ज देगी। जब मुझे कोई चीज सस्ती में मिल रही है तो मैं बेचूंगी भी सस्ते में, जब मुझे कोई चीज महंगी मिल रही है तो मैं बेचूंगी भी महंगी महंगे में, है ना। सिंपल सा फॉर्म ये है, इसका फंडा है। तो जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाई घटाएगी, वैसे बैंक क्या करेगा? अपना ऋण का जो है ब्याज वो बढ़ाएगा घटाएगा उसी हिसाब से। और यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, है कि नहीं? और वो अपने ग्राहकों के लिए भी क्या कर देंगे? कर्ज को महंगा कर देंगे। समझ में आया होगा? अब जो बच्चे इकोनॉमी का क्लास किए होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट जो नहीं किए होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा, इतना तो मुझे पता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो कमेंट करके बोलना, मैं दोबारा फिर से इस पर एक कुछ क्लास बना के समझा दूंगी, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखो, रिवर्स रेपो रेट नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्स। हम लोग मोबाइल में भी यूज करते हैं रिवर्स करके, है ना। उल्टा होता है यहाँ पे। अब क्या होता है, मान लो बैंक के पास सारा काम काज वगैरह करके भी पैसे बच गए, ठीक है, बहुत बड़ी रकम बच, अब बैंक है, बड़ी रकम ही बचेगी, छोटी मोटी रकम तो बचेगी नहीं। कामकाज के बाद भी बैंक के पास क्या हो गई? बड़ी रकम बच गई। तो उस रकम को बैंक क्या करेगा? अपने पास नहीं रखेगा, उसको आरबीआई में रख देगा। और आरबीआई तब उनको उस रकम पर क्या देगी? ब्याज देगी। उस रकम पर जो ब्याज देगी ना, वो ब्याज बैंक लेगा, और इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसको ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS 2025-26 में भारत की क्या रैंक है? भारत की 131 रैंक है भारत की, है ना। चलो आगे समझेंगे इसके बारे में, ये क्या होता है। ये जो सूचकांक है ना, ये कौन जारी करता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो जो है ये सूचकांक जारी करता है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS। ये जो सूचकांक होता है ना, ये 3 कैटेगरीज में देखता है महिलाओं की स्थिति क्या है। कौन कौन सी कैटेगरी होता है? समावेशन, न्याय और सुरक्षा। इसी कैटेगरी को में जो महिला होती है उनकी स्थिति को देखकर उसी आधार पर पूरे विश्व स्तर में 181 देशों की रैंकिंग करता है। पता है 181 जो है ये लास्ट नंबर है, और इस लास्ट पर नंबर पे ना अफगानिस्तान है अभी के टाइम पर। अपना भारत जो है 131 स्थान पे है। WPS सूचकांक में भारत 0.607 अंक के साथ 131वें स्थान पर है, जो कि दिखाता है कि देश स्थिर प्रगति कर रहा है, लेकिन प्रगति असमान है अभी भी, है कि नहीं। और ज्यादा ये होना चाहिए, मतलब 131 ऊपर नहीं, ये जितना नीचे आएगा जैसे वन रैंक पे जो होगा वो सबसे बेस्ट है, वन में होगा ना सबसे बेस्ट है। डेनमार्क जो है वो वन पे है।
डेनमार्क 1 पे है, अफगानिस्तान सबसे लास्ट है, हम लोग 131वें स्थान पे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक नेतृत्व, श्रम बल भागीदारी और कानूनी परिमाणों में चुनौतियां बनी हुई है। ठीक है, वर्ष 2024 में भी भारत का सेम ही पोजीशन था, 131। घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए, कमेंट करो सब, घटना चाहिए है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में खराब रैंक किस देश की है, तो मैंने बता दिया अफगानिस्तान की है पहले ही। ये 0.279 स्कोर करके 181 रैंक के साथ महिलाओं के लिए सबसे खराब देश की रैंक में टॉप पर रहा है। 181 देशों में ही रैंकिंग होती है, लास्ट पर यही है। दूसरे नंबर पर यमन और तीसरे नंबर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। ये सभी संघर्ष, अस्थिरता या फिर कमजोर शासन से गंभीर रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। लगातार सबसे निचले स्तर पर, निचले स्थान पर ये बने हुए हैं, कंटिन्यू एकदम बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश टॉप पर है, तो ये है डेनमार्क। 2024 में दुनिया भर में लगभग 676 मिलियन महिलाएं संघर्ष का सामना कर चुकी हैं, जो कि 2010 से 74% की वृद्धि जो है यहाँ पर हुई है। अच्छा, ये जो सूचकांक जारी करता है वो तो मैंने पहले ही बता दिया है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। ठीक है, WPS इंडेक्स 3 प्रमुख आयामों में महिलाओं की स्थिति के आधार पर विश्व स्तर पर 181 देशों की रैंकिंग करता है। कौन सा है वो 3 आयाम आधार, वो है समावेशन, न्याय और सुरक्षा। स्कोर 0 से 1 के बीच होता है, जहां 1 का मतलब होता है महिलाओं के लिए सबसे अच्छा संभव वातावरण। जितना ही नीचे होगा उतना ज्यादा बेस्ट होगा, 1 है तो इसका मतलब सबसे बेस्ट है कि नहीं। 2023 में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखते हुए डेनमार्क महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में तीसरी बार नंबर 1 स्थान पर है। कितने बार है, तीसरी बार है। 2023 से अपना फर्स्ट रैंक ये बना के रखा हुआ है, कौन, डेनमार्क। ठीक है, WPS इंडेक्स में। इसके बाद आइसलैंड है और नॉर्वे का स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस वर्ष जो है 6 स्थान ऊपर चढ़कर 37वें स्थान से 31वें स्थान पर पहुंच गया। इसका मतलब देख लो, इसका मतलब है कि वो 37 नंबर पे था, अभी कितने नंबर पे है, 31 नंबर पे है। अच्छी बात है। इसका मुख्य कारण देश में मातृ मृत्यु दर में लगभग 2 दशकों में पहली बार दर्ज किया गया सुधार है, जो कि 2025 के अंत तक के आंकड़ों पर क्या करता है, आधारित है ये। ठीक है, चलो ये देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट। इन देशों के अच्छा प्रदर्शन करने की रीजंस क्या है। निर्णय निर्माण में महिलाओं की उच्च भागीदारी है, मजबूत कानूनी सुरक्षा और समानता के प्रावधान, सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण हो गए, स्वास्थ्य और शिक्षा के उत्कृष्ट परिणाम हो गए। ठीक है, जिन 10 देशों में स्कोर में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है उनमें से 5 उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में है और 4 जो है ना मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में है। इन 10 में से 5 को नाजुक राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर के दिन। ये दिन चीता की विलुप्ति को रोकने तथा इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रयासों को महत्व देने को समर्पित है। तो किस लिए है समर्पित ये, चीता की विलुप्ति को रोकने और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक प्रयासों को महत्व देने के लिए समर्पित किया गया इस दिन को। चीता स्थानांतरण परियोजना के तहत इसमें क्या होता है ना, चीता को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर किया जाता है, इनका संरक्षण किया जाएगा, है कि नहीं, ताकि इनकी विलुप्ति को क्या किया जा सके, रोका जा सके। इसके तहत 2022 और 2023 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया था। 2025 में बोत्सवाना से चीते मंगवाए गए, ये मैंने अब करंट अफेयर में पढ़ाया था हाल में ही। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, इसकी रफ्तार जो है ना 70 मील प्रति घंटा तक हो सकता है, मतलब कि 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। भारत सरकार ने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की थी। इसके तहत बड़ी बिल्लियां जैसे कि शेर, बाघ, तेंदुए, हिम तेंदुए, प्यूमा, जगुआर और चीता का भविष्य सुरक्षित करना है। 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था चीता, अफ्रीका से मंगवाए गए थे चीता। ठीक है, अफ्रीका से चीते मंगवाए जाने से पहले
1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जो आखिरी चीताधारी चीता था ना, वो छत्तीसगढ़ में मर गया था, वो 1947 में ही मर गया था। भारत से चीतों की विलुप्ति का रीजन क्या है, क्यों विलुप्त होता जा रहा है ये? चीतों की विलुप्ति के दो विशेष कारण है। पहला तो क्या है, जानवरों के शिकार के लिए चीतों को पालतू बनाया जाना, और दूसरा कैद में रहने पर चीता प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ना दो मेन रीजन है। जब चीता प्रजनन ही नहीं करेगा तो फिर आगे कैसे मतलब आएंगे, और जो उनकी प्रजाति है। अपनी तेज गति तथा बाघ व शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इसको पालना आसान था। देश की ये क्या होते हैं ना, इनकी गति थोड़ी सी तेज होती है, और बाघ और शेर की तुलना में ना ये कम हिंसक होते हैं। इस वजह से इनको क्या होता है, पालना आसान हो जाता है। देश की आजादी से पहले तत्कालीन राजाओं और जमींदारों द्वारा इसका प्रयोग अक्सर शिकार के लिए होता था, जिसमें ये अन्य जानवरों को पकड़ने में उनकी हेल्प क्या करते थे। चीतों को पालने का मुख्य कारण इनका सहज स्वभाव था, और ये कुत्तों की भांति आसानी से पाले जा सकते थे। बाघ, शेर तथा तेंदुओं के विपरीत ये कम उग्र जानवर है, जबकि बाघ, शेर और तेंदुआ जो है ना, वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो चीता जो है वो कम एग्रेसिव होता है। किसी जंगल से पकड़कर लाए गए चीते को 6 महीने के अंदर प्रशिक्षित किया जा सकता था। इनको पिंजड़ों में रखने की बजाय जंजीर से बांधकर रखा जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज कौशल का निधन 4 दिसंबर 2025 को हो गया। वो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? तो वो मिजोरम के राज्यपाल रह चुके थे। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। स्वराज कौशल पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता हैं। ठीक है, 73 वर्ष के स्वराज कौशल थे, और देश के इतिहास में सबसे कम एज में ये क्या बने थे, राज्यपाल बने थे। बहुत कम एज में राज्यपाल ये बने थे, सबसे कम एज में। 1990 में उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। उस वक्त वो 37 ईयर्स के थे, ओनली 37 साल के थे वो सिर्फ। इसके अलावा वो 1998 से 2004 तक हरियाणा के राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट रहे। इसी दौरान उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस भी लड़े थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट क्या होता है? देखो, ये बना है आईजीआई, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। ठीक है, दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट ने वाटर पॉजिटिव यानी जल सकारात्मक का दर्जा हासिल किया है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना पानी वो यूज होता है ना, उससे कहीं ज्यादा पानी प्रकृति को वो लौटा रहे हैं। जैसे कि यह समझा रही हूँ मैं, जैसे कि वर्षा के जल को सहेजना, अपशिष्ट जल को पूरी तरह से रिसाइकिल करना, और खपत को न्यूनतम रखना, ये सब हो गया इसका। तो पढ़ते हैं, वाटर पॉजिटिव से आशय है कि एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा पानी प्रकृति को लौटा रहा है। ठीक है, जितना पानी वो यूज कर रहा है उससे कहीं ज्यादा पानी क्या कर रहा है, नेचर को लौटा रहा है। वाटर इनोवेशन समिट 2025 में एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल को इस उपलब्धि के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। वाटर पॉजिटिव का दर्जा का मतलब क्या होता है? जल को सहेजना, वर्षा के जल को सहेजना, अपशिष्ट जल को पूरी तरह से रिसाइकिल करना, और खपत को न्यूनतम रखना। ये तीनों मिलकर स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव को काफी कम कर रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट का ये मॉडल अब दुनिया भर के एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े शहरी परिसरों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन गया है। ये एयरपोर्ट सिर्फ भारत का सबसे व्यस्त ही नहीं बल्कि देश का सबसे ग्रीन एयरपोर्ट भी अब ये है। ये एयरपोर्ट है ना, पहले ही अपनी श्रेणी में एशिया का पहला एयरपोर्ट है जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के कार्बन अक्रेडिटेशन प्रोग्राम में लेवल 5 का दर्जा जो है वो मिल चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? विवेक चतुर्वेदी को नियुक्त किया है। कितने नंबर पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, विवेक चतुर्वेदी इनको नियुक्त किया गया है। ये आईआरएस अधिकारी हैं, भारतीय राजस्व सेवा। तो ये 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने मंजूरी दी है। इन्होंने 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है?
संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है, जो कि 1988 बैच के IRS अधिकारी रह चुके हैं, जो 28 नवंबर 2025 को क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। CBIC देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे जैसे कि GST, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज के संचालन और निगरानी का शीर्ष संस्थान है। विवेक चतुर्वेदी इससे पहले प्रधान महानिदेशक और संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी CBO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ? तो ये मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मालदीव। ठीक है, मालदीव में हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण, कितना, कौन सा संस्करण है, 14वां। ठीक है, कब हुआ? दिसंबर 2025 में। कहाँ पे हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। ठीक है, क्या हुआ है? सैन्य अभ्यास भारत सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें गढ़वाल राइफल बटालियन से 45 सदस्य भारतीय सेना की टुकड़ी और समान क्षमता वाली MNDF की टुकड़ी जो है वो शामिल हुई है। इस अभ्यास में सामरिक अभ्यास, संयुक्त मिशन योजना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान शामिल होगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? साझा सुरक्षा चुनौतियों में सुधार करना। मालदीव की राजधानी माले, राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। किस राज्य की उरेयूर सूती साड़ी को GI टैग दिया गया है? भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया। तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के तिरुचि क्षेत्र की प्रसिद्ध उरेयूर सूती साड़ी को 2 दिसंबर, कब दिया गया है? 2 दिसंबर 2025 को चेन्नई में GI टैग जो है वो दिया गया है। ये टैग उरेयूर देवंगा हैंडलूम बुनकर सहकारी समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन करने के 3 साल के बाद जो है वो दिया गया है। दिवंगा हैंडलूम बुनकर सहकारी समिति के द्वारा। ठीक है, 3 साल के आवेदन के बाद मिला है। उरेयूर सूती साड़ी जो है ना, हल्के वजन की होती है। इसमें बारीक कपास की साड़ी होती है ये। इसकी खासियत क्या होती है? सौम्य डिजाइन होता है और पुरातन बुनाई शैली इसमें होती है। उरेयूर सूती साड़ियों में शरीर और किनारे पर आम चूड़ी ज्यामितीय आकार आकृतियां जो है और मोतियों के डिजाइन वगैरह बने होते हैं। GI टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, उस क्षेत्र के गुणों या कौशल पर आधारित हो और पारंपरिक ज्ञान या शिल्प तकनीकों का प्रतिनिधित्व करते हो, उनको GI टैग जो है ये प्रदान किया जाता है। तो ये था आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को मैं तब से जय हिंद, जय भारत।